Hello dear students, welcome back to the Elegant Classes. I am Komal Daima to teach you economics for your CUET examination as well as your 12th board examination. ठीक है, हमने हमारे इसके पहले वीडियो में क्या देखा था, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट 1 और अभी हम देख रहे हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट 2। ठीक है, जिसमें हम बचे हुए क्वेश्चंस देख रहे हैं। हमने वो वीडियो इंडिफरेंस कर्व पर क्लोज किया था और अभी इस वीडियो में इंडिफरेंस कर्व के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो में नहीं हुए थे और उसके बाद आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि ये जो वीडियोस है ये होलिस्टिक आपके चैप्टर को कवर कर रहे हैं। इसका मतलब ऐसा है कि आप जब ये चैप्टर कर रहे हैं तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस कवर किए गए कि पैराग्राफ वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चंस नहीं, पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन, कि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो। ठीक है, आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने, इस वीडियो को हमने क्रिएट किया है। ठीक है, तो अभी हम देखें। सो व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन? हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आप समझ रहे हो? पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन को हमने क्यों किया होगा, क्योंकि आप जब ये क्वेश्चंस करोगे ना तो आप इस तरीके से आपके चैप्टर को कवर करोगे कि आपको एग्जाम में कुछ भी पूछ ले। ठीक है, आपको एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए आप उसका सही आंसर ही करके आओगे। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस कवर है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि इस पर क्वेश्चंस आएंगे। हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ लेते हैं, लेकिन सीयूईटी कब किस टॉपिक को इंपॉर्टेंट बना दे ये हम लोग नहीं जानते। ठीक है, तो हम जो क्वेश्चंस के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते कि वो क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चंस भी इसमें कवर है। ओके, सो व्हाट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन? इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड डैश कर्व। ठीक है, ये क्या है? इंडिफरेंस कर्व, और ये ऑलवेज डाउनवर्ड है ये तो हमें पता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है? स्लोपिंग है, स्ट्रेट है, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑफ कोर्स हम इसका आंसर जानते हैं क्योंकि ये स्लोपिंग है। अभी यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने वाला वर्ड डाउनवर्ड है। ठीक है, आप कहेंगे मैम इंडिफरेंस कर्व तो डाउनवर्ड ही होता है, तो इन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी डाउनवर्ड दे चुका है तो ये पूछना क्या चाहते हैं? ठीक है, ये गलतफहमी आपको हो सकती है कि एग्जैक्टली दे व्हाट वांट टू आस्क यू, वो आपको पूछना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस मैंने जानबूझ के दिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो और आप समझ सको। अभी ये क्वेश्चन कितना इजी आप सब जानते हैं, आप सबको ये पता है राइट कि इंडिफरेंस कर्व कभी स्ट्रेट हो ही नहीं सकता, लेकिन आप एक वर्ड देखकर कंफ्यूज हो जाओगे और यहाँ पर गलत मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पर बहुत मन लगाकर और बहुत ध्यान लगाकर आपको ऐसे क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, ताकि जो इजी और फ्रूटफुल क्वेश्चंस है जिसमें से हमें बेनिफिट हो सकता है वो क्वेश्चंस आपके कभी गलत ना हो। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कंज्यूमर बिहेवियर व्हाट डज अ हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट? तो अभी मैं आपको ना एक सिंपल डायग्राम दिखा देती हूँ। ठीक है, मुझे ना ये फर्स्ट वाले इंडिफरेंस कर्व से ना इतने बनाना मिल रहे हैं और इतने ग्रेव्स मिल रहे हैं। ठीक है, सेकेंड वाले इंडिफरेंस कर्व से मुझे इतने बनाना और इतने ग्रेव्स मिल रहे हैं, और थर्ड वाले इंडिफरेंस कर्व से मुझे इतने सारे बनाना और इतने सारे ग्रेव्स मिल रहे हैं। तो देखिए, हायर इंडिफरेंस कर्व मतलब ज्यादा क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी आपकी क्या होगी? ज्यादा होगी, और ज्यादा क्वांटिटी मतलब ज्यादा सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो हायर इंडिफरेंस कर्व क्या इंडिकेट कर रहा है? हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट करता है हायर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन सॉरी। तो हायर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है? हायर इंडिफरेंस कर्व क्या इंडिकेट करता है? हायर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ओके, समझ रहे हैं आप? नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाई कांट टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर? ठीक है, जो दो इंडिफरेंस कर्व है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हम ये देखते हैं। देखिए, इंटरसेक्ट करना मतलब इस तरीके से। ठीक है, अभी मुझे ना ग्रेप्स इतने मिले हैं और बनानास इतने मिल रहे हैं। अगेन सेम पॉइंट है, ये इंटरसेक्ट कर चुके हैं तो मुझे सेम इतने ही ग्रेप्स और इतने ही बनाना मिल रहे हैं, लेकिन हमें एक इस पर दो अलग अलग कॉम्बिनेशन चाहिए और ये दो कर्व मिलकर एक कॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं। अभी दो कर्व है तो दो अलग अलग कॉम्बिनेशन तो दिखने ही चाहिए राइट, लेकिन ये दो कर्व मिलकर एक कॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं, इसीलिए इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। और इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ये है कि ये क्या कर रहे हैं, हमें इनकंसिस्टेंट प्रेफरेंसेस दिखा रहे हैं, हमारी प्रेफरेंसेस सही से सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, इस वजह से ये हमें इनकंसिस्टेंट प्रेफरेंसेस दिखा रहे हैं। ठीक है, समझ गए? सो
अभी हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व? नीचे दिए गए क्वेश्चंस में से कौन सा इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी है? द फर्स्ट है इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर. द मेन वर्ड इज नेवर इंटरसेक्ट. तो ये सही है. हमने अभी देखा कि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते. व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन? इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट विथ ईच अदर. ये तो रॉन्ग है. हमने अभी देखा कि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते. सॉरी. सी. हायर द इंडिफरेंस कर्व लोअर द सेटिस्फैक्शन. ये भी गलत है क्योंकि हमने अभी देखा जितना बड़ा इंडिफरेंस कर्व उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन. ठीक है. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बी और सी गलत है. ठीक है. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. देखिए कितना इजी क्वेश्चन था. अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, तो आप ऐसे क्वेश्चन कितने इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं. ठीक है. इट्स वेरी इजी, राइट? Now let's see the next question. What is our next question? Why does indifference curve slope downward from left to right? इंडिफरेंस कर्व जो है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है? अभी इसके लिए हमें ना एक चीज समझनी होगी. सपोज आपके पास 50 रुपीज है. आप शॉप में गए. आपने बोला अंकल मुझे एक रेड पेन और एक 4 ब्लू पेन चाहिए क्योंकि एक पेन 5 रुपए का है. ठीक है. तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा ले लो. एक पेन 10 रुपए का है. सॉरी, एक पेन 10 रुपीज का है. तो आपको एक रेड पेन और 4 ब्लू पेन मिली, मतलब 50 रुपीज खत्म. आप बोले नहीं नहीं अंकल मुझे ना हाईलाइट करने के लिए ना रेड पेन की जरूरत ज्यादा है. आप एक काम कीजिए 2 रेड पेन दे दीजिए. तो वो बोलेंगे ठीक है बेटा. फिर आप आपकी ब्लू पेन कम कर दो. तो आप बोलेंगे ठीक है अंकल 2 रेड पेन 2 ब्लू पेन. फिर आपने कहा कि नहीं नहीं आप एक काम कीजिए मुझे ना 3 रेड पेन दे दीजिए. तो बोलेंगे ठीक है ब्लू पेन और कम कर दो. तो आप और कम कर देंगे. फिर आप बोलेंगे मुझे 4 रेड पेन चाहिए. तो बोलेंगे ब्लू पेन और कम कर दो. तो आपने और कम कर दी. फिर आप बोलेंगे 5 रेड पेन दे दो, ब्लू पेन चाहिए ही नहीं. ठीक है. फिर आपने और कम कर दी. तो ये जो निगेटिव की तरफ जाता है, ये जो कम होता है, इसे हम MRS कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. ठीक है. तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन अगर डिक्रीज होता है तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्या होता है? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है. तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिकॉज कंज्यूमर जो है वो एक चीज की क्वांटिटी लेस कर रहा है अनदर गुड के लिए. ठीक है. हम ब्लू पेन का कंजम्पशन कम कर रहे हैं रेड पेन के लिए. तो कंज्यूमर क्या करता है? एक चीज कम खरीदता है दूसरी चीज के लिए. ठीक है. It's very easy, right? Now let's see our next question. They never touch x-axis and y-axis. ऐसे कौन से कर्व है जो कभी भी x-axis and y-axis को टच नहीं कर सकते? बहुत इजी है इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि ये ना x-axis को टच करता है ना y-axis को. अगर वो कर देता है तो उसे एक ही क्वांटिटी मिलती है. और हमने क्या सीखा? इंडिफरेंस कर्व मतलब ऐसा कर्व जो दो कमोडिटी को परचेस करता है, टू डिफरेंट कमोडिटीज फॉर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो यहाँ पर भी उसने एक ही कमोडिटी खरीदी और यहाँ पर भी उसने एक ही कमोडिटी खरीदी. ठीक है. इसलिए सही आंसर क्या है? इंडिफरेंस कर्व. ठीक है. वो कभी भी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को टच नहीं करते. देखिए कितने इजी क्वेश्चन. इट्स टू इजी. ठीक है. लेकिन कब? जब आपको जो पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा. ठीक है. तभी आपको इजी लगेंगे. ठीक है. नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज पोजीशन ऑफ MRS व्हेन इंडिफरेंस कर्व इज कॉनकेव? MRS की पोजीशन क्या है जब इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव होता है? अभी तक हमने क्या देखा कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स है. क्यों है? क्योंकि हमने अभी जस्ट देखा कि MRS क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. तो ऑफकोर्स इसका अपोजिट क्या होगा? अगर इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव है तो MRS क्या हो रहा है? MRS बढ़ रहा है. ठीक है. तो इसका सही आंसर क्या है? इंक्रीजिंग. ठीक है. MRS क्या होता है? बढ़ता है जब इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव होता है तब. ठीक है. अभी हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जहां पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, बजट सेट एंड बजट लाइन. तो बजट सेट क्या है और बजट लाइन क्या है ये आपने आपके 11th की क्लास में पढ़ा था, लेकिन अब पढ़कर बहुत दिन हो चुके हैं. तो इसे रिकॉल करें. एक बार मैं आपको समझा देती हूँ कि बजट सेट क्या और बजट लाइन क्या है. ठीक है. तो अभी हम देखते हैं व्हाट इज अ बजट सेट एंड व्हाट इज अ बजट लाइन. बजट सेट क्या है? बजट सेट एक ऐसा सेट है जहां पर कंज्यूमर क्या करता है? खुद के ओन इनकम से मार्केट प्राइस के हिसाब से अलग अलग कलेक्शंस जो है वो खरीद सकता है. और बजट लाइन इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. ठीक है. सो व्हाट इज दिस राइट आंसर? द राइट आंसर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल्स दैट द कंज्यूमर कैन बाय विथ हर इनकम एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस. ठीक है. इट्स वेरी इजी, राइट? ये बहुत आसान है. अभी हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. If the consumer budget constraint shift outward, what does this indicate?
ठीक है, कंज्यूमर का बजट जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये सपोज मेरा बजट है और अभी ना ये आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ठीक है, पहले मैं ना इतना ही सामान खरीद सकती थी क्योंकि मेरी इनकम उतनी थी, अब मैं इतना सामान ले सकती हूँ क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई है। ठीक है, अगर मेरी इनकम कम होती है तो मैं इससे और कम सामान ले सकती हूँ, लेकिन मेरी इनकम बढ़ने पर मेरा जो कर्व शिफ्ट है वो आउटवर्ड हो रहा है, कर्व आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, डिमांड, जो बहुत इजी टॉपिक है और आप इसे बहुत आराम से कवर कर सकते हैं, राइट? सो व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड क्या है? ये इतना आसान क्वेश्चन है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। एज द प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। ठीक है, किसी चीज की अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ रही है तो उसकी क्वांटिटी जो है वो कम हो रही है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी क्या है? एज प्राइस इंक्रीजेस। ठीक है, प्राइस बढ़ रही है बट क्वांटिटी क्या है? कंसिस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है। सी ऑप्शन क्या है? प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है। डी ऑप्शन क्या है? कि प्राइस का कोई इफेक्ट ही नहीं है चेंजेस, ठीक है, डिमांड पर, क्वांटिटी डिमांड पर। तो ऑफ कोर्स हमने बहुत बार देखा है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। तो ऑफ कोर्स राइट आंसर इज द ए, क्योंकि प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेस, उसके गुड बढ़ रही है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम हो रही है। ठीक है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ये आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, राइट? अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What does the demand curve illustrate in the context of consumer behavior? Consumer behavior के अकॉर्डिंग डिमांड कर्व क्या इलस्ट्रेट करता है? इसका सही आंसर क्या है? द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाइड इन द मार्केट, जो क्वांटिटी है गुड्स की वो मार्केट में सप्लाई हो रही है, ये दिखा रहा है। या द क्वांटिटी ऑफ गुड दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय डिफरेंट प्राइसेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑफ कोर्स आंसर बी। कंज्यूमर क्या करता है? अलग अलग प्राइसेस की चीजें क्या करता है? कंज्यूमर अलग अलग प्राइस की चीजें क्या करता है? खरीदने की कोशिश करता है। ये क्या करता है? डिमांड कर्व हमें दिखाने की कोशिश करता है। इट्स वेरी इजी, राइट? अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the price of good increases while all other factors remain constant, what is likely to happen to the demand for that good? ठीक है, अगर किसी गुड की प्राइस बढ़ रही है, ओके, अगर किसी गुड की प्राइस बढ़ रही है और उसके अदर फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट है। अभी आप मुझे बताइए व्हाट इज द अदर फैक्टर्स, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो अदर फैक्टर्स में आता है चॉइस, प्रेफरेंस, ठीक है, लग्जरी गुड्स, नेसेसिटी गुड्स, ये सब अदर फैक्टर्स में आते हैं। चॉइस, ठीक है, मुझे ना सेलो वाली पेन ही पसंद है, फिर चाहे उसके रेट 2 रुपए से बढ़ ही क्यों ना जाए, मेरी हैंडराइटिंग सेलो से अच्छी आती है तो मैं बोर्ड के एग्जाम में सेलो ही पेन यूज करूंगी, फिर मुझे प्राइस का कोई फर्क पड़ रहा है? ये मेरी चॉइस है, ये मेरी प्रेफरेंस है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लग्जरी गुड्स, तो इनका तो ऐसा है कि एप्पल की प्राइस अगर बढ़ती है तो लोग क्या करेंगे? एप्पल का कंजम्पशन ज्यादा करेंगे क्योंकि ये लग्जरी गुड्स है, दिखावे की चीज है। ठीक है, नेसेसिटी गुड्स, ठीक है, मुझे ना कोलगेट पेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बाकी कोई पेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोलगेट पेस्ट की जो प्राइस है ना वो 10 रुपए से बढ़ गई है अभी। फिर पापा ने क्या कहा कि छोड़ो कोलगेट पेस्ट, आज से हम स्वदेशी पतंजलि पेस्ट यूज करेंगे। आप क्या कहेंगे? पापा पतंजलि पेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उससे ब्रश नहीं कर सकता, मुझे तो कोलगेट ही चाहिए, आप ऐसा कहेंगे, राइट? तो ये आपकी नेसेसिटी है, तो आप उसकी प्राइस बढ़ रही है कम हो रही है इस पर ध्यान देते हैं? नहीं देते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है? ये जो सारे अदर फैक्टर्स है वो ना कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज ही नहीं है, बस चेंज प्राइस में है, मतलब प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड ऑफ दैट गुड क्या होगी? ऑफ कोर्स प्राइस बढ़ती है तो किसी चीज की डिमांड कम होती है। इट्स एज सिंपल, राइट? अभी हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज नेगेटिव। ठीक है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज नेगेटिव क्योंकि प्राइस का और डिमांड का रिलेशनशिप इनवर्स है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कब होती है, ये निगेटिव रिलेशनशिप है, इसलिए इसका स्लोप भी क्या होगा? निगेटिव होगा। इट्स वेरी इजी। ऐसे क्वेश्चंस आप देखिए, अगर आपका पेपर टफ आ जाता है, सपोज 50 क्वेश्चन का पेपर है और पेपर बहुत ज्यादा टफ है, आपको पता चला कि पेपर बहुत टफ है, तो किसी भी एग्जामिनेशन में ना 25 to 20 क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल में आएंगे। अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ है तो बचे हुए 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो इजी और मॉडरेट ही होते हैं।
तो अगर इस वक्त आपने इजी क्वेश्चंस को गलत कर दिया ये प्रेशर में कि बचा हुआ पेपर हार्ड है, तो आपका इफेक्ट आपके मार्क्स पर होता है। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी होते हैं, ये क्वेश्चन जितने दिखते हैं उतने हार्ड नहीं होते, ये बहुत इजी होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो इजी क्वेश्चन है वो कभी भी गलत ना हो, वो हमेशा सही ही जाए, ठीक है। ये आप ध्यान रखते हैं तो आपकी एग्जाम अच्छे से होगी, ठीक है। अभी देखो, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाइज इन केस ऑफ गिवन गुड्स, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स। लेकिन आपको इसके लिए गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स का मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। ऑफकोर्स ये आपने आपके 11th की क्लास में पढ़ा है, लेकिन अब आप भूल गए होंगे, राइट। गिवन गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जिनकी प्राइस हमेशा लो ही होती है, ठीक है, जिनकी प्राइस हमेशा लो ही होती है। अगर इनकी प्राइस 2-3 रुपए से बढ़ भी जाए तो इनकी डिमांड बढ़ेगी ही, कम होगी क्या, नहीं, क्योंकि इनकी प्राइस जो है वो ऑलरेडी लो है, ठीक है, इसकी प्राइस जो है वो ऑलरेडी लो है। अभी देखिए इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जहां पर अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है तो ये गुड्स की जो ये गुड्स है इनकी डिमांड कम हो जाती है, ये हल्के गुड्स माने जाते हैं तो इनकी डिमांड कम हो जाती है। मेरी ना इनकम अभी 50,000 है, सपोज मेरी इनकम अभी 50,000 है और अचानक से मेरी इनकम बढ़कर 2 लाख हो गई, तो मैं बोलूंगी अरे अब मैं सैमसंग का मोबाइल क्यों इस्तेमाल करूं, ये तो इंफीरियर हो गया मेरे लिए। अब तो मैं एप्पल का मोबाइल लूंगी क्योंकि ये मेरे लिए अब लग्जरी गुड है, क्योंकि मेरी इनकम क्या है, बढ़ चुकी है। तो सैमसंग का मोबाइल मेरे लिए क्या हो गया है, इंफीरियर हो गया है, ठीक है। सैमसंग का मोबाइल मेरे लिए क्या हो गया है, इंफीरियर हो गया है। और उसके अपोजिट जो एप्पल का मोबाइल है उसकी कीमत मेरे नजर में बढ़ चुकी है, ठीक है। तो इन दोनों का कुछ फर्क पड़ता है लॉ ऑफ डिमांड पर, नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्राइस बढ़ भी रही है फिर भी डिमांड ज्यादा है, तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। और यहाँ पर अगर एप्पल की प्राइस बढ़ जाती है, सपोज 80,000 से एप्पल की प्राइस बढ़कर ना 90,000 हो जाती है, लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ना है, मेरी तो मंथली इनकम 2 लाख से, और एप्पल का मोबाइल तो मैं एक बार खरीदूं तो 1 साल मुझे खरीदने की जरूरत ही नहीं है, तो 10,000 से मुझे कोई फर्क पड़ेगा, ऑफकोर्स नहीं पड़ेगा। तो इसकी प्राइस बढ़ भी जाती है तो फिर भी मेरी डिमांड उसके लिए कांस्टेंट रहेगी या बढ़ेगी, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड इन दोनों पर अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। लॉ ऑफ डिमांड किस चीज पर अप्लाई होता है, नॉर्मल गुड्स पर अप्लाई होता है, ठीक है। सपोज आपके ना दाल का रेट बढ़ चुका है, ठीक है, जाने दो, दाल छोड़ो, टोमेटो, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा टोमेटो के रेट 200 पर केजी थे, तो आप लोगों ने कम से कम 1 महीना आपके घर में टोमेटोज देखे ही नहीं होंगे, ठीक है। तो जो नॉर्मल गुड्स आते हैं अगर इनकी प्राइस बढ़ जाती है तो इसकी डिमांड क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो नॉर्मल गुड्स पर लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, अप्लाई होता है। इट्स वेरी इजी, राइट। अभी हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज द प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस देन डिमांड कर्व ऑफ कॉफी इज। अभी इसके लिए आपको मैं एक छोटी सी अच्छी सी कंसेप्ट समझाती हूँ जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स की, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। अभी देखिए, आप किसी के घर, आपके फ्रेंड के घर पर गए और आपके फ्रेंड की मम्मा ने पूछा बेटा तू क्या लेगा, टी या कॉफी, आप उन्हें क्या कहेंगे, आंटी आप तो कुछ भी बना दो, मैं तो दोनों भी ले लेता हूँ, ठीक है। आप ऐसे इंसान हो जो आप टी भी लेते हो और कॉफी भी लेते हो, आप दोनों भी लेते हो। तो अगर टी की प्राइस बढ़ जाती है तो आप क्या कहेंगे कि ठीक है टी की प्राइस बढ़ गई तो कुछ दिन के लिए मैं कॉफी पी लेता हूँ, तो कॉफी की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो एक की प्राइस बढ़ने से दूसरी चीज की डिमांड अगर बढ़ती है तो उन्हें क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड कहते हैं। तो अगर टी की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो कॉफी का जो डिमांड कर्व है वो कैसे शिफ्ट होगा, वो इस तरीके से बढ़ेगा, ठीक है। तो डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है, डिमांड कर्व क्या होगा, राइट की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। और अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होता है, और अगर कम होती है तो डिमांड कर्व राइट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। ओके, इट्स वेरी इजी, राइट। अभी हम हमारी नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मेजर, ठीक है, डिमांड कर्व का स्लोप क्या मेजर करता है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, स्लोप का है डिमांड, इसको बस क्रिटिकल वे में पूछा गया है, इसका आंसर बहुत 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 ज्यादा इजी है। देखिए, रेट एट विच डिमांड चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, डिमांड कर्व ये मेजर करता है क्या कि डिमांड चेंजेस कैसे होती है, क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में नहीं, ठीक है। किसी चीज को आपको 20 खरीदने हैं तो भी उसकी डिमांड उतनी होगी, और किसी चीज को आपको 30 खरीदनी है तो भी उसकी डिमांड सेम ही होगी, ठीक है। रेट एट विच डिमांड चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इनकम, ठीक है, अगर मेरी इनकम बढ़ रही है और क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि जो नेसेसिटी थिंग्स है, मेरी इनकम कम भी हो जाए तो भी जो नेसेसिटी थिंग्स है वो तो सेम ही होगी, ठीक है।
उसमें तो कोई चेंज आने से रहा, क्योंकि वो नेसेसिटी है, वो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, वो जरूरत है, और जरूरत कभी चेंज होती है क्या? नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी नहीं ऑप्शन, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। रेट एट विच डिमांड चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, ऑफ कोर्स ये अफेक्ट करता है डिमांड कर्व के मेजर करने पर, ठीक है, क्योंकि प्राइस में चेंज आती है तो डिमांड की रेट में चेंज आता ही है। ओके, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, ये बहुत इजी था, बस पूछने का वे जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट और अलग था, ठीक है। अभी हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट कॉजेस अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व? डिमांड कर्व में शिफ्ट किस तरीके से आता है, ठीक है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व देख लेते हैं पहले, ठीक है। टैबलेट है और ये लैपटॉप है। टैबलेट मतलब गोली वाली टैबलेट नहीं है, जो बीमार होने के बाद लेते हैं वो वाली टैबलेट नहीं। टैबलेट मतलब जो बड़ा मोबाइल होता है ना, आप सबको पता होगा, राइट, उसे टैबलेट कहते हैं। तो टैबलेट की प्राइस कम है और लैपटॉप की प्राइस ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे? अभी लैपटॉप की खरीद, टैबलेट की जो टैबलेट की जो अभी डिमांड है वो मार्केट में ज्यादा है और लैपटॉप की डिमांड अभी मार्केट में कम है, ठीक है। इसे कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो क्यों होती है शिफ्ट इन डिमांड कर्व? चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने की वजह से। ये गलत ऑप्शन है। चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, हमारे प्रेफरेंसेस चेंज नहीं हुए हैं। चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये सही आंसर। बट आप कहेंगे मैम अभी तो हमने देखा कि अदर देन प्राइस नहीं, प्राइस की वजह से ही शिफ्ट इन डिमांड कब आया है। नहीं, देखिए अगर टैबलेट में सिर्फ हम कॉल करने का ऑप्शन होता, सिर्फ हम कॉल कर पाते तो हम टैबलेट खरीदते, उसकी प्राइस कम भी होती तो हम टैबलेट खरीदते नहीं, खरीदते, हम लैपटॉप ही खरीदते। तो हम टैबलेट क्यों ले रहे हैं? प्राइस में भी कम है और वो सारे फंक्शंस जो लैपटॉप हमें देता है वो सारे फंक्शंस हमें टैबलेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसीलिए हम टैबलेट को खरीदते हैं, ठीक है, इसलिए हम टैबलेट को क्या करते हैं? परचेज करते हैं। तो प्राइस को छोड़कर जो अदर फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी वजह से डिमांड कर्व में शिफ्ट और चेंजेस आते हैं। इट्स एज इजी, ओके, ये बहुत आसान है। आप अभी कंफ्यूज हो गए होंगे, फिर से आपको एक बार बता देती हूँ कि ये पेन है, ठीक है। अभी ये पेन वाला एग्जांपल छोड़ दो, आप टैबलेट और लैपटॉप का ही एग्जांपल देखते हैं क्योंकि हमने अभी ये पढ़ा है। टैबलेट में अगर सिर्फ कॉल करने का, व्हाट्सएप का या फिर इंस्टाग्राम का ऑप्शन होता तो हम टैबलेट की जगह पे मोबाइल फोन ही ले लेते, लेकिन टैबलेट वो सारे फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग, पीपीटी, वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस टैबलेट हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लैपटॉप की मदद क्यों ले, ठीक है, तो हम लैपटॉप क्यों ले? क्योंकि टैबलेट की प्राइस भी कम है और सारे फंक्शंस भी सेम है, देखिए ना, सारे फंक्शंस सेम है और प्राइस भी कम है। तो चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, प्राइस में चेंज होने की वजह, सॉरी, प्राइस को छोड़कर जो अदर फैक्टर्स में चेंजेस आते हैं उसकी वजह से हम कमोडिटी को परचेस करते हैं, इसीलिए ये शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मेजर रीजन है, ओके। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाई माइट द डिमांड कर्व फॉर आइसक्रीम शिफ्ट राइटवर्ड इन द समर? अभी हमने देखा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, मतलब उसकी क्या हो रही है? डिमांड इंक्रीज हो रही है, उसकी क्या हो रही है? डिमांड इंक्रीज होती है। तो समर में आइसक्रीम का जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड क्यों शिफ्ट हो रहा है? तो इसका सही आंसर क्या है? ड्यू टू द इंक्रीज इन कंज्यूमर्स प्रेफरेंस फॉर आइसक्रीम, ठीक है। समर में हमें बहुत गर्मी लगती है, हमारा गला बहुत सूखता है, हमें पानी पीने का बहुत मन करता है और बहुत बॉडी गर्म लगती है, बहुत हीट होती है, तो आप क्या करते हो? मस्त ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हो, ठीक है। आप आइसक्रीम खाते हो तो कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर आइसक्रीम क्या होता है? कुछ दिनों के लिए इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए समर में जो आइसक्रीम का शिफ्ट है वो इंक्रीज होता है, वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है। राइटवर्ड शिफ्ट होना मतलब उसकी डिमांड इंक्रीज होना, ओके। अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, ठीक है, लेकिन बढ़ रही है, कम हो रही है, ये क्या हो गए? क्वांटिटेटिव टर्म्स हो गए, ये क्या हो गए? क्वांटिटेटिव टर्म्स हो गए। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वांटिटेटिव, ओके। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? क्वांटिटेटिव है। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, ओके, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए कि लॉ ऑफ डिमांड ये क्वालिटेटिव टर्म नहीं है, ये क्वांटिटेटिव ही टर्म है, ओके। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजर ऑफ डैश
ऑफ द डिमांड फॉर गुड चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड मतलब क्या है, देखिए डिमांड कम होती है अगर प्राइस बढ़ती है, ये हम ओवरऑल देख रहे हैं, लेकिन कितने परसेंट डिमांड कम हो रही है, कितने परसेंट डिमांड बढ़ रही है, या फिर कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ये सारी चीजें हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया, ये रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है। प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, ये इमीडिएट स्टेडी रिस्पॉन्स हो गया कि तुरंत रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, इसका सही आंसर क्या है, रिस्पॉन्सिव। देखिए ये जो लाइन है ना, मैंने आपके एनसीईआरटी में से डिक्टो कॉपी की है, ये लाइन मैंने आपकी एनसीईआरटी में से डिक्टो कॉपी की है। आप बोलेंगे मैम ये लाइन तो मैंने मेरे एनसीईआरटी में पढ़ी ही नहीं है। हम लोग यही करते हैं, हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन में जो हमारे एनसीईआरटी में सही होते हैं, लेकिन हम हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। हम ऐसे जो लाइन्स है उसे इग्नोर करते हैं, और फिर बाद में हम क्या कहते हैं, मैम ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जो क्वेश्चंस ना कभी हमने देखे ही नहीं थे, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। अरे नहीं, वो सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में ही दिए हैं, आप एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ रहे हैं। अगर आप यही सीबीएसई की तैयारी करेंगे, बोर्ड्स की एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो आप कंसेप्ट समझ लेंगे, और उस कंसेप्ट पे आपको कुछ भी पूछा जाए तो आप राइटिंग में उसे लिख सकते हो। लेकिन वो अगर आप सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, तो आप क्या करेंगे, सीयूईटी की तैयारी जब आप करेंगे उस वक्त आप क्या कर रहे हैं, आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं, आप इस तरीके से देख रहे हैं कि आपके छोटे छोटे एकदम बारीक से बारीक पॉइंट जो है, जो एकदम डीप में होते हैं, वो भी आपको पूछे जा सकते हैं, वो भी आपको क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन, ऐसे लाइंस, ऐसे पॉइंट्स आपको स्किप नहीं करने हैं, आपको डिटेल लर्निंग करनी है, डीप लर्निंग करनी है। और इसीलिए ये वीडियोस हैं, ये वीडियोस हो सके जितना आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि हमें किस तरीके से डीप में पढ़ना है, क्या हमें छोड़ना है, क्या पढ़ना है। और ये वीडियोस तो ऐसे हैं जो होलिस्टिकली आपके चैप्टर को कवर कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि ना एक भी पॉइंट छूटा नहीं है, सारे पॉइंट्स पे दो दो तीन तीन नहीं, पांच पांच छह छह क्वेश्चन हो रहे हैं हर एक पॉइंट पर। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सीयूईटी आपको कब क्या पूछ ले ये आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, ना ही कोई और कोचिंग वाले जानता है, ठीक है। तो हम ऊपर ऊपर पढ़ाई क्यों करें, हम ऐसा वीडियो क्रिएट करें ना जिस पर हमें सब कुछ एक ही वीडियो में मिल जाए, ठीक है, सब कुछ एक ही वीडियो में हम समझ सके। ऐसे वीडियो हमें तैयार करनी चाहिए, राइट। अभी हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा इसलिए हो जाते हैं ताकि आप कोई क्वेश्चन छोड़ भी देते हो, ठीक है, कुछ आप छोड़ देते हो आपके वीडियोस में करना, आपकी बुक में से करना आप कुछ छोड़ देते हो, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया, ठीक है, तो आपको यहाँ पर उस चीज की कंसेप्ट भी क्लियर हो रही है, और आप यहाँ पर आपको उस चीज की कंसेप्ट तो क्लियर हो ही जाती है, साथ ही साथ आपको नॉलेज मिलता है, साथ ही साथ आपको नॉलेज मिल रहा है उस चीज के बारे में, ठीक है। अगर आपने ना बुक में सब्स्टिट्यूट गुड्स, बुक में से आपने सब्स्टिट्यूट गुड्स जो हमने अभी देखे थे, ठीक है, वो आप पढ़ना भूल गए आप वो पढ़ना, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड पे से अगर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसका रिप्लाई क्या दोगे, आप उसका आंसर क्या करोगे, आप तो भूल गए थे। लेकिन अगर आपने ये वीडियो देखा तो आपको इजीली समझ में आ गया कि टी और कॉफी क्या है, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है टी एंड कॉफी। तो आप समझ सकते हो कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है। तो ये वीडियोस आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर नहीं करवा रहा है, ये आपको साथ ही साथ उस कंसेप्ट पे बेस्ट क्वेश्चन भी दे रहा है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन याद रख लोगे तो आप वो कंसेप्ट भूल पाओगे। तो एग्जाम में अगर आपको सब्स्टिट्यूट गुड पूछा जाए जो आपने आपके एनसीईआरटी में से पढ़ा ही नहीं, लेकिन ये वीडियो देखा, तो उसके बाद आप क्या कहेंगे, यार ये वीडियो देखा था ना, इसी की वजह से मुझे ना सब्स्टिट्यूट गुड एग्जामिनेशन में याद आ गया, और जो क्वेश्चन मैम ने पूछा था ना उसकी वजह से तो इतना फिक्स मेरे दिमाग में हो गया था कि मैं उसे भूल ही नहीं पाई, मैं उसे भूल नहीं पाई, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ऐसे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल क्यों होते हैं, ऐसे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल क्यों होते हैं, ये आपको अभी समझ में आ गया होगा, राइट। अभी हम लोग देखते हैं दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, विच गुड्स डिमांड इज ऑफन फाउंड एज इन इलास्टिक। नीचे दिए गए कौन से गुड्स की डिमांड जो है वो ऑफन इन इलास्टिक ही मिलती है, जो हमेशा इन इलास्टिक ही होती है, ठीक है। देखिए अगर दाल सपोज ठीक है, एग्जाम्पल याद कर रही थी, अभी एग्जाम्पल मुझे याद आ गया, ओके। तो सपोज
अगर आपके घर में कंपलसरी तुअर की दाल खाई जाती है, तुअर की दाल जानती हो आप लोग, सब खाते होंगे राइट। तो तुअर की दाल में अगर तुअर की दाल की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड में ज्यादा फर्क होगा क्या? नहीं होगा। आप 2 दिन नहीं खाएंगे, 4 दिन नहीं खाएंगे, 5 दिन नहीं खाएंगे, लेकिन उसकी डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं होगा, क्योंकि 5-6 दिन बाद आप फिर से तुअर की दाल खाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बाबा, मेरा तो पेट ही नहीं भर रहा हम लोगों का। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ भी गई तो बढ़ गई, उसमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो ये जो चीज है वो क्या है, वो इसेंशियल गुड्स कवर करती है। इट्स इसेंशियल गुड्स को ये क्या कर रही है, कवर कर रही है। ठीक है, तो ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है वो कौन से गुड्स होते हैं, इसेंशियल गुड। व्हाट इज मीन बाय इनइलास्टिक डिमांड, जिसकी अगर प्राइस में बढ़ रही है, प्राइस कम हो रही है, फिर भी इनके डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं आता। फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है। ठीक है, हमें इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है। ठीक है, इट्स क्लियर, इट्स क्रिस्टल क्लियर राइट। अभी हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? Our next question is which goods demand is often found as elastic? कौन से गुड्स की डिमांड जो है वो हमेशा इलास्टिक होती है, जिसके प्राइस में बढ़ने से उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या फिर जिसकी प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो ऐसे कौन से गुड है जो गुड्स इलास्टिक डिमांड के होते हैं? तो इसका एग्जांपल क्या है? इलास्टिक डिमांड मतलब क्या, आप समझ रहे हो? इलास्टिक डिमांड मतलब अगर प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या उसकी डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाती है। मतलब बहुत ज्यादा फर्क आता है प्राइस के बढ़ने या कम होने से। ठीक है, उसकी डिमांड में, इसे कहते हैं इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो अभी विच गुड्स डिमांड इज ऑफन फाउंड एज इलास्टिक, नीचे दिए गए कौन से गुड्स की डिमांड जो है वो हमेशा इलास्टिक फाउंड करती है। ठीक है, इसका आंसर क्या है बताइए? लग्जरी, नेसेसरी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या होगा? जब इलास्टिक डिमांड होती है तो नीचे दिए गए कौन से आइटम उसको सही रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इसका सही आंसर क्या है? लग्जरी डिमांड। ठीक है, लग्जरी डिमांड की प्राइस बढ़ती है, ठीक है, फिर भी उसकी डिमांड कम नहीं होती, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है उसकी प्राइस बढ़ने के बाद। ठीक है, तो लग्जरी प्राइस अगर बढ़ती है तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं इलास्टिक डिमांड। ओके, इट्स कॉल्ड एज इलास्टिक डिमांड। ठीक है, समझ रहे हैं आप? इट्स टू इजी राइट, ये बहुत आसान है, आप इसको समझना बहुत ज्यादा इजी हो रहा है आपके लिए राइट। When the percentage change in quantity demanded equals to the percentage change in its market price। ठीक है, 1% से प्राइस बढ़ गई तो उसकी डिमांड में 1% से ही चेंज आएगा, इक्वल चेंज होता है, इक्वल। ओके, तो इसे क्या कहते हैं? इलास्टिक डिमांड कहते हैं, इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं, या यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। मतलब 2% से प्राइस में चेंज आ रहा है, 2% से प्राइस की डिमांड बढ़ रही है, तो 2% से डिमांड में चेंज होगा, एक तो डिमांड बढ़ेगी या फिर डिमांड कम होगी। तो कितने परसेंट से होगी? 2% से, मतलब इक्वल परसेंटेज, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, या बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इक्वल परसेंटेज से जो होगी उसे क्या कहते हैं? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये जो कंसेप्ट है इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि वो जो आपको मैंने अभी पिछले जो गुड्स बताया वो आपको डायरेक्टली वो गुड्स दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये किस इलास्टिक डिमांड, किस डिमांड पर इफेक्ट कर रहा है, किस प्राइस इलास्टिसिटी पर ये इफेक्ट करता है। ठीक है, ओके, समझ रहे हो? तो ये जो तीनों पैटर्न है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इट्स टू इम्पोर्टेंट। ओके, नाउ let's see the next question. The demand for dash goods decreases as the income of the consumer increases। ठीक है, हमने अभी गिवन गुड्स देखा। गिवन गुड्स मतलब क्या? जिनके प्राइसेस ऑलरेडी बहुत लो होते हैं, तो अगर प्राइस बढ़ती भी है तो भी इनकी डिमांड बढ़ती है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इन्फीरियर गुड्स भी हमने जस्ट देखा था। व्हाट इज द इन्फीरियर गुड्स? कि मेरी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, मेरी इनकम बढ़ रही है तो मुझे जो सस्ती चीजें है जैसे सैमसंग का मोबाइल, ठीक है, वो मुझे इन्फीरियर लग रहा है, और मेरी जो एक्सपेंडिचर प्राइस है वो ज्यादा होती है, मैं ज्यादा प्राइस की चीजें खरीदने लगती हूँ। इसे क्या कहते हैं? गिवन गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। इसका मीनिंग आपको क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या है? द डिमांड फॉर डैश गुड्स डिक्रीजेस एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। किस चीज में कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ रही है तो उन चीज की डिमांड कम हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या है? इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स एक ऐसे गुड्स होते हैं जहां पर अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो उन सारी चीजों का कंजम्पशन में कम कर दूं, उनकी डिमांड में कम कर दूं और उससे ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें मैं खरीदूं। ठीक है, नाउ
let's see the next question. The elasticity of demand is pure number, qualities both A and B, none of the above. ये प्योर क्या है? नंबर है। ये आपको मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। अभी हमने देखा कि 2% से अगर प्राइस चेंज हो रही है तो 2% से ही उसकी डिमांड चेंज होगी। तो ये प्योरली क्या है? ये प्योरली नंबर है। 1% से प्राइस चेंज हो रही है तो 0.5% से डिमांड कम हो रही है। ये क्या है? ये क्या है? इलास्टिक डिमांड, जिस पर ज्यादा फर्क नहीं होता। और अगर 1% से प्राइस चेंज होती है तो 95% से डिमांड में चेंज हो रही है। ये है इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो ये सारे क्या किस में आते हैं? ये सारे नंबर्स में आ रहे हैं, राइट? ये सारे नंबर्स में आ रहे हैं, इसीलिए द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज प्योरली बेस्ड ऑन नंबर्स। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो प्योरली किस पर बेस्ड करती है? नंबर पर बेस्ड करती है। ठीक है, लास्टली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन मैं आपको कहती हूँ कि पहले वीडियोस में 25 क्वेश्चंस मैंने कवर किए थे। अभी इस वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन कवर किए जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट 2 है, और इस तरीके से कवर किए कि सारा चैप्टर पूरा अच्छे से कवर हो, एक भी पॉइंट मिस ना हो, सारा पैराग्राफ अच्छे से कवर हो। ठीक है, कुछ भी मिस ना हो, पूरा चैप्टर अच्छे से कवर होना चाहिए, ताकि एग्जाम में आपको कुछ भी पूछ ले, इन टॉपिक्स पे से कुछ भी पूछा जाए तो आपको उन सारे सवालों का जवाब सही सही देना आना चाहिए। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच। हम हमारे अगले वीडियो में मिलते हैं जहां पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर डिस्कस करेंगे विद कंसेप्ट क्लियरेशन एज वेल एज क्वेश्चंस। अभी आपने देखा इन वीडियोस का आपको फायदा क्या हो रहा है? एक ही वीडियो में आपको चैप्टर भी सीखने मिल रहा है, और उसी वीडियो में आपको कंसेप्ट भी सीखने मिल रही है, और उसी में आपको क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, राइट? कितनी अच्छी बात है ना, कि एक ही वीडियो में आप चैप्टर भी सीख रहे हो और क्वेश्चंस भी कर रहे हो। मतलब आपको अलग अलग टाइम डिवोट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत कम समय में चैप्टर भी सीख ले रहे हो, चैप्टर भी रिवाइज कर ले रहे हो, और बहुत कम समय में आप क्वेश्चंस भी रिवाइज कर रहे हो, राइट? सो इट्स टू इजी। तो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हमारे अगले चैप्टर के साथ, जो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th में हो चुका है, उसका 3rd चैप्टर हम हमारे अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन। प्लीज वॉच द वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो एक चैप्टर को ऐसे कवर करे कि उनका एग्जाम में कुछ भी मिस ना हो। ठीक है, ये यूनिक वीडियोस है जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, ये एक अलग टाइप से कवर कर रहे हैं, राइट? ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू ऑल ऑफ यू।